प्रकाश इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान की बातें करेंगे, भारतीय संविधान की शुरुआत करेंगे और इससे भारतीय संविधान में भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास कब से शुरू होता है, भारत के संवैधानिक विकास से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी प्रश्नों पर हम जिक्र करेंगे, इन सभी प्रश्नों पर हम बातें करेंगे। भारत का संवैधानिक विकास दो चरणों में बंटता है। एक तो कंपनी के शासन के अंतर्गत कौन कौन से राजलेख आते हैं, कौन कौन से एक्ट आता है, और दूसरा है और वो है आपका ब्रिटेन के सरकार के अंतर्गत अर्थात ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम आते हैं या चार्टर आते हैं। ये दो पार्टों में बंट जाता है। भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास शुरू होता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई, उसी 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी का चार्टर लेख आया या राजलेख आया और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के लिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने मंजूरी प्रदान किया। यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो उसका एक लाइन में आंसर जाता है एलिजाबेथ प्रथम थी। एलिजाबेथ प्रथम उस समय महारानी थी। दूसरा यहाँ पे एक प्री का सवाल है जो समीक्षा अधिकारी अन्य जगहों पे पूछा जा चुका है, और वो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय भारत में मुग़ल बादशाह कौन था। भारत में मुग़ल बादशाह कौन था, तो उसका एक लाइन में आंसर है और वो है अकबर था। अकबर, सम्राट अकबर उस समय मुग़ल बादशाह था। आगे हम बात कर लें तो इस राजलेख के द्वारा 1600 ईस्वी का जो राजलेख था, इस राजलेख के द्वारा 15 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की छूट मिल गई, व्यापार करने की आज्ञा मिल गई, व्यापार करने की छूट मिल गई, व्यापार करने की आज्ञा मिल गई। गवर्नर, उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य, एक पैनल बनाया गया, एक बोर्ड बनाया गया और उस बोर्ड में शामिल हुए। आगे इस बोर्ड को एक परिषद की संज्ञा प्रदान की गई, परिषद के रूप में इसे मान्यता प्रदान किया गया और भारत के साथ व्यापार की शुरुआत हो गई। इसी राजलेख के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंची। आगे हम बात कर लें, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है 1726 ईस्वी का राजलेख। 1726 ईस्वी का राजलेख की क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषता थी, इस पर हम बातें कर लें। 1726 ईस्वी में जो राजलेख आया, उस राजलेख में कोलकाता, बम्बई और मद्रास, क्योंकि इस समय तक कोलकाता की भी स्थापना हो चुकी थी, बम्बई का भी डेवलपमेंट हो चुका था, मद्रास का भी विकास हो चुका था। 1700 ईस्वी में कलकत्ता नगरी की स्थापना जब चाणक्य ने किया, उसके पश्चात 1687 ईस्वी तक बम्बई काफ़ी डेवलप हो चुका था, व्यापारिक राजधानी बन चुकी थी अंग्रेज़ों की, और यहाँ पर सेंट जॉर्ज की किला स्थापित होने के कारण मद्रास का भी डेवलपमेंट हो चुका था, क्योंकि सेंट जॉर्ज का किला अंग्रेज़ों का एक तरह से वहाँ पर पनाह था और उसे भारत का वाइट हाउस भी कहा जाने लगा था। भारत के वाइट हाउस के रूप में उसे जाना जाने लगा था। आगे हम बात कर लें तो 1726 ईस्वी के राजलेख के माध्यम से राज्यपालों तथा उसका जो भी परिषद था, उस परिषद को विधि बनाने का, कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो चुका था।
आगे देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है 1726 ईस्वी के राजलेख का। तो इसी राजलेख के तहत पहली बार भारत में नगर निगम की भी स्थापना हुई और पहला नगर निगम मद्रास नगर निगम बना। पहला नगर निगम कौन सा बना? मद्रास नगर निगम बना। आगे हम बात करते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण एक्ट के बारे में, अधिनियम के बारे में, जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। संसदीय नियंत्रण पहली बार इसी अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर स्थापित किया गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कर्मचारी थे वो काफ़ी लूट खसोट करने के लिए जाने जाते थे। लूटे खसोटे इत्यादि के लिए बदनाम हो चुके थे, उपहार लेने के लिए बदनाम हो चुके थे। ऐसे घड़ी में ब्रिटेन सरकार ने उस पर एक नियंत्रण लगाने के लिए जो अधिनियम लाया, उसी को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट की सबसे बड़ी खासियत थी कि जब ये एक्ट पारित हुआ तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ था और इसने एक गुप्त समिति बनाई थी और उसी गुप्त समिति के रिपोर्ट के आधार पर इस अधिनियम को पारित किया गया और पहली बार संसदीय नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी पर स्थापित किया गया। एक सवाल ये कई बार पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर पहली बार संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था, तो उसका आंसर जाता है और वो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आगे हम बात कर लें तो इसी अधिनियम के तहत जो बंगाल का गवर्नर होता था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और गवर्नर जनरल बनाने के पश्चात मद्रास है, बम्बई इत्यादि जो प्रेसिडेंसियाँ थीं उसके गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। साथ ही साथ है गवर्नर जनरल के विधि बनाने के लिए एक परिषद की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल के परिषद की स्थापना की गई और ये परिषद कितना सदस्यीय था? ये परिषद 4 सदस्यीय था। इस परिषद में कौन कौन से थे? फिलिप फ्रांसिस, क्वेलवेरिंग, मानसन और बाबरेल। ये 4 सदस्यीय दल था, 4 सदस्यीय टीम था, लेकिन इसमें बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते थे। यहाँ पे तो कभी कभी ऐसा होता था कि गवर्नर जनरल 3 सदस्यों को 2 सदस्यों को अपने फेवर में रखता था और उसके पास वीटो पावर था और वो अपने वीटो पावर के द्वारा किसी भी अधिकार को पारित कराने का काम करता था, किसी भी कागजात को, किसी भी कानून को पारित करवा देता था। इसी कारण ये झगड़े का जड़ भी बन गया। एक दिन तो देखा जाए तो परिषद की बैठक चल रही थी, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स ने फिलिप फ्रांसिस पर फायर झोंक दिया। इतना विवाद गहरा गया कि अपनी पिस्टल निकाल के इसको फायर झोंक दिया। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक प्रश्न जो OPAPO में भी पूछा था और ये पूछा था कि भारत में पहली बार गवर्नर जनरल की नियुक्ति कब की गई थी, तो उसका एक लाइन में आंसर है 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में पहली बार नियुक्ति की गई थी। आगे हम बातें कर लें तो इसी अधिनियम के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और इस सर्वोच्च न्यायालय में कौन कौन से लोग शामिल थे? इसमें सर एलिजा एम्पे को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था और वो बनाया गया था सर एलिजा एम्पे को, जबकि इसमें 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। यानी कि ये 4 सदस्यीय यह भी सुप्रीम कोर्ट था, कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय था। यहाँ पर एक सवाल है कि कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय आज देश का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय आगे चल के जब 1861 में हाईकोर्टों की स्थापना की गई, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, उसी कलकत्ता हाईकोर्ट में इस कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय का विलय कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय का विलय कर दिया गया
तो इस तरह देखा जाए तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट एक महत्वपूर्ण अधिनियम आया। उसके बाद 1781 का सुधार अधिनियम आया। उसमें जो रेगुलेटिंग एक्ट में थोड़ी बहुत त्रुटियां रह गई थी उसको सुधारने के लिए 1781 में अधिनियम आया। लेकिन उसके बाद 1784 का अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण था, जिस 1784 के अधिनियम को पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से पुकारा जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है और इससे पिट्स इंडिया एक्ट के नामकरण के पीछे सबसे बड़ा जो तर्क है वो इस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो लॉर्ड पिट था और पिट के ही नाम पर इसका नामकरण पिट अधिनियम पड़ा और पिट ने इसे भारत में एक तरह से नियंत्रण लगाने के लिए भेजा ताकि भारतीय मामलों में कहीं पर भी दखलंदाजी न दिया जा सके, भारतीय मामलों में कहीं पर भी पार्टिसिपेट न किया जा सके, बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप न किया जा सके, क्योंकि उस समय रजवाड़ों के साथ लगातार हस्तक्षेप चल रहा था, लगातार हस्तक्षेप की प्रक्रिया चल रही थी। इसी कारण इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया, एक नियंत्रण मंडल का गठन किया। और ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण लगाने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो उसका एक लाइन में आंसर जाता है और वो जाता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल के सदस्यों का आकार था उससे आकार को छोटा कर दिया गया और उसमें जो 4 सदस्य था उस 4 सदस्यों को घटा के 3 सदस्य कर दिया गया। और साथ ही साथ इस समय जो गवर्नर जनरल था उसमें एक और पावर दिया गया और गवर्नर जनरल जो प्रांतीय सरकार होती थी, प्रांत की गवर्नमेंट होता था, उसको बर्खास्त भी कर सकता था, बर्खास्त करने का भी राइट रखता था, बर्खास्त करने का भी अधिकार रखता था। तो वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।